तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें संस्कृत पूछी जाती है और संस्कृत का जो अच्छा मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए बहुत सारे विद्यार्थी इसको लेकर के कमेंट भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक पब्लिकेशन है, आदित्य पब्लिकेशन, ये देख सकते हैं, एक लिखा हुआ पिकुमार्स। इस पब्लिकेशन की जो पुस्तकें हैं वो काफी अच्छी होती हैं। इनमें आप लोगों को त्रुटियां देखने को नहीं मिलती हैं और इसमें जो स्टडी मटेरियल होता है वो एग्जाम बेस्ड होता है, यानी कि जो भी अगर प्रश्नोत्तर कहीं पर दिए हुए हैं तो वही प्रश्नोत्तर वही आंसर मिलेंगे जो आयोग मानता है। और ये जो संस्कृत की मेरे पास बुक है, ये संस्कृत की कॉमन बुक है, ये सभी भर्तियों में काम आएगी। जैसे यूपी टीईटी, सुपर टेट, सी टेट, एमपी टेट, यूके टेट, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी में भी आता है, टीजीटी पीजीटी हिंदी में भी संस्कृत के कुछ क्वेश्चन रहते हैं। एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, DSSS और यूपीएचईएससी यानी कि हायर कमीशन, अब तो आयोग बन गया है, आश्रम पद्धति प्रवक्ता, ये सभी भर्तियों में ये बुक आपके काम आएगी। और बहुत गागर में सागर वाला काम इस बुक में किया गया है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग क्या क्या चीजें दी गई हैं। संस्कृत साहित्य के बारे में सब कुछ दे दिया गया है। महाकवि कालिदास, भावभूति, भारवी, माघ, भास, बाणभट्ट, श्रीहर्ष, यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद में फिर आपको संस्कृत शब्दकोश की चीजें हैं, यहाँ पर विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संस्कृत व्याकरण शब्द, ये देखिए प्रत्यय मैं दिखाऊंगा। ये तो सिलेबस है कि क्या क्या चीजें इसमें दी गई हैं। और अब आगे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यूपीटीईटी का सिलेबस दिया गया, सबका सिलेबस दिया गया। सिलेबस को अब छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर आ जाएंगे आप लोग स्टडी मटेरियल में। ये संस्कृत साहित्य से यहाँ से शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, महाकवि कालिदास के बारे में पहले सारी चीजें बताई गई हैं, उसके बाद में उनके द्वारा लिखित जितने भी काव्य वगैरह है वो लिखे हुए हैं, उनकी सारी जो रचनाएं हैं वो दी गई हैं। और जो विभिन्न एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो फैक्ट हैं उनसे संबंधित, कालिदास से संबंधित, ये देखिए टीजीटी में, ये देखिए यहाँ पर ये तो जो भी विद्यार्थी हैं जो अपना संस्कृत मजबूत करना चाहते हैं और उसको बेस्ट बनाना चाहते हैं, हालांकि मेरे चैनल में ज्यादातर जो छात्र हैं वो सब पढ़े लिखे छात्र हैं, और अगर आपको और अच्छी धार देनी है तो आप लोग इस बुक को भी ले सकते हैं। और संस्कृत के वैसे जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर वो संस्कृत को बेस्ट करना चाहते हैं, संस्कृत से टीजीटी पीजीटी देते हैं या यूपीटीटी में उनका दूसरा विषय संस्कृत है, सीटेट वगैरह में, तो आप लोग इस बुक को जरूर ले लीजिए। और ये बुक आप लोगों को कहीं ऑनलाइन नहीं मिलेगी और ये बुक ऑफलाइन ही मिलती है। किसी भी कॉपी किताब की दुकान में चले जाइए, बिल्कुल इसी तरीके का व्हाइट कलर में आपको ये बुक देखने को मिलेगी। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, सारी की सारी चीजें अंदर, और भी बहुत सारा मटेरियल है। ये देखिए किस तरीके से दिया गया है, ये सब कुछ पूरा डीपली दिया गया है। और थोड़ा सा डीपली पढ़ना ही चाहिए। आजकल तो देखिए ना पेपर किस तरीके का बन रहा है और कितनी ज्यादा कट ऑफ जा रही है, खासतौर से संस्कृत की कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जाती है सभी भर्तियों में। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं आज की डेट की। आज है 14 फरवरी और आज YouTube का बर्थडे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है, पेपैल के पूर्व कर्मचारी चाड हर्ली, स्टीव चेन और जावेद करीम ने कैलिफोर्निया के सैन ब्रूनो में youtube.com डोमेन को पंजीकृत करा करके वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म की नींव रखी थी। तो इससे ये जो YouTube वो आज के ही दिन अस्तित्व में आया था, जिसकी वजह से आप लोग पढ़ाई कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही। और साथ में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आज ही के दिन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन के पेटेंट के लिए आवेदन भी किया था 1876 में, 14 फरवरी को। चलिए अब बात करते हैं विधानसभा में भर्तियों को लेकर के विपक्ष के द्वारा मुद्दा उठाया गया और सरकार का क्या जवाब था। तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि आयोग के जरिए उत्तर प्रदेश में 47,407 लोगों की भर्ती हुई है। क्योंकि आरक्षण को लेकर के विपक्ष ने इस बार बजट सत्र में काफी हंगामा किया और काफी सरकार को घेरा, तो उसका जवाब दिया था यहाँ पर सरकार के द्वारा दिया गया है। लिखा कि उन्होंने बताया कि जो 47,000 भर्तियां हुई हैं आयोग के द्वारा, इसमें 17,295, ये देखिए लिखा हुआ है, 17,295 ओबीसी के छात्रों का चयन हुआ है, 18,000 सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों का चयन हुआ है और 2,000 ईडब्ल्यूएस यानी 2,081 ईडब्ल्यूएस के छात्रों का चयन हुआ है और 9,580 एससी के छात्रों का चयन हुआ है और एसटी के 487 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। मंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया आयोग के तय वार्षिक कैलेंडर के अनुसार होती है। विभाग खाली पदों की जानकारी भेजते हैं, फिर आयोग विज्ञापन जारी कर परीक्षा और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करता है। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। और भी बहुत सारी सफाई दिया सरकार की तरफ से दी गई। होमगार्ड भर्ती को लेकर के यहाँ पर लिखा हुआ है कि होमगार्डों का जो मानदेय है वो बढ़ाया गया और ये चूंकि ये स्वयं सेवी हैं इसलिए इनकी सेवा नियमावली नहीं बनाई गई कि इनके काम क्या है, कुछ भी काम विभाग दे सकते। होमगार्ड को कितना पैसा मिलता है उसको लेकर के भी यहाँ पर लिखा है। 2017 से पहले 375 रुपए मानदेय मिलता था, अब उन्हें दैनिक भत्ता 948 रुपए मिलता है होमगार्ड को।
पहले उनका प्रशिक्षण भत्ता 260 था, अब बढ़ा करके दैनिक भत्ता के बराबर कर दिया गया है। और यहाँ पर आउटसोर्सिंग सेवा निगम के बारे में भी इन्होंने बताया है सरकार की तरफ से कि अब आउटसोर्स सेवा निगम बन रहा है और इसमें आरक्षण दिया जाएगा। अभी तक जो आउटसोर्सिंग की जो भर्तियां होती थी उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता था, इसी को लेकर के यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। वहीं पर कल शिक्षा को लेकर के, भर्तियों को लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से वॉकआउट किया गया और सरकार ने और भी बहुत सारे बयान दिए हैं, उसको लेकर के भी नीचे जानकारी दी गई है। सपा ने विधान परिषद में शिक्षा के गिरते स्तर पर वॉकआउट किया और कहा कि जनसंख्या बढ़ रही है, पिछले 7 साल में 36,000 प्राथमिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं सरकार का पक्ष रखते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने विपक्षी दल के सभी आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि शीघ्र ही गणित और विज्ञान के शिक्षकों और जूनियर एडेड स्कूलों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। सपा के एमएलसी किरणपाल कश्यप ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए मुद्दा उठाया और आशुतोष सिन्हा ने कहा कि वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता खत्म होनी चाहिए। शिक्षा मित्रों का वेतन 2 गुना करके महंगाई से जोड़ा जाए। शिक्षा मित्रों को लेकर के भी आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। अलग से यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि के बारे में निर्णय जल्द। सरकार ने शुक्रवार को विधान परिषद में कहा कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि को लेकर से विचार चल रहा है, मतलब वृद्धि को लेकर विचार चल रहा है, ये गलत लिखा से। जल्द ही इस पर कोई निर्णय ले लिया जाएगा। प्रश्नकाल में सपा के डॉक्टर मान सिंह यादव ने मुद्दे को उठाते हुए कहा कि 8 सालों में सरकार ने शिक्षा मित्रों के मानदेय में 8 रुपए भी वृद्धि नहीं की है 8 साल से। और जब इसके बारे में सवाल किया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाना एक सतत प्रक्रिया है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि जल्द ही मानदेय के बारे में निर्णय लिया जाएगा। अगली सूचनाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हैं। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ा वीडियो मेरा नहीं रहता है और ना ही मेरी वीडियो में फालतू की बातें होती हैं। लिखा है एपीएस के परिणाम के लिए दिया ज्ञापन, और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि एपीएस का जो परिणाम जारी होने वाला है वो 0 त्रुटि पर आने वाला है और इस वजह से बहुत सारा जो पद हैं वो रिक्त रह जाएंगे। विद्यार्थियों को शंका है कि वो टाइपिंग में फेल हो जाएंगे, शॉर्ट हैंड में फेल हो जाएंगे। तो विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि इसमें कुछ छूट दिया जाए और उसके बाद में रिजल्ट को जारी किया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित अपर निजी सचिव एपीएस परीक्षा 2023 के द्वितीय चरण आशुलिपि एवं टंकण का परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन सौंपा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है और अभ्यर्थियों ने हिंदी आशुलिपि परीक्षा के मापदंडों के अनुरूप 5% न्यूनतम त्रुटियों की अनुमानियता के साथ शीघ्र परिणाम घोषित करने का अनुरोध किया है। द्वितीय चरण की परीक्षा 28 जून से लेकर के 18 जुलाई 2024 तक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में कराई गई थी। ज्ञापन देने वालों में धीरेन्द्र कुमार, विवेक शुक्ला आदि शामिल रहे। जानकारी जो निकल करके आ रही है कि एपीएस का परिणाम बहुत शीघ्र जारी होने वाला है और अभी तक केवल इसी वजह से ये परिणाम जारी नहीं हुआ था कि इस पर निर्णय नहीं लिया जा पा रहा था कि इसका जो रिजल्ट है वो 5% छूट के साथ में जारी किया जाए या 0 त्रुटि पर जारी किया जाए। और अब शायद ये जानकारी निकल करके आ रही है कि जो ये रिजल्ट है वो 0 त्रुटि पर जारी होगा। अगर 0 त्रुटि पर जारी होगा तो निश्चित तौर पर बहुत सारे विद्यार्थी फेल हो जाएंगे। कुछ ना कुछ त्रुटियां तो छात्रों से हो ही जाती हैं। हालांकि आयोग थोड़ा सा डर रहा कि पिछली बार 2011 की एपीएस की भर्ती और अन्य भर्तियों में पहले से विवाद हो चुके हैं इसी चीज को लेकर के, और ये चीजें पहले भी हुई थी और लोक सेवा आयोग ने विद्यार्थियों को छूट दे दिया था, 10% तक की छूट दे दिया था और इस वजह से लोगों ने इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सीबीआई जांच भी चल रही है तो लोक सेवा आयोग ये समझता कि इसमें कोई बवाल ना हो जाए, कहीं हमने छूट दे दिया और फिर ये कहा जाए कि ये छूट क्यों दे दिया अचानक से, कि आपने पैसे खा लिए हैं। तो ये थोड़ा सा मामला फंस रहा जिसकी वजह से लोक सेवा आयोग छूट नहीं देने जा रहा है। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, अभी तक बहुत सारे विद्यार्थी वीडियो देखते हैं, लगभग सुबह का वीडियो 18,000 20,000 विद्यार्थी देख लेते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कितने विद्यार्थी वीडियो देखते तो हैं मगर ये लाइक क्यों नहीं करते हैं। कोई मैंने शुल्क तो लगाया नहीं है, कोई पेड वीडियो तो मेरा है नहीं है, मेंबर्स ऑनली तो लिखा नहीं है, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा 16 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन आयोग ने किया निरस्त। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के तहत स्थापत्य एवं नियोजन सहायक के 3 रिक्त पदों से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और आयोग द्वारा पूर्व में 31 जनवरी को पत्र जारी करके 16 अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त किए थे और इन अभ्यर्थियों ने अपने निरस्तीकरण के विरुद्ध 7 फरवरी तक अपीलीय प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए और इन अपीलों का परीक्षण में पाया गया कि प्रत्यावेदन ठोस तथ्यों और वैध आधारों पर आधारित नहीं थे। इसके बाद आयोग ने सभी अपीलों को बलहीन मानते हुए निरस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आजकल ये इस तरीके की काफी कार्रवाई कर रहा है सभी भर्तियों में, इसलिए आप लोग जो आवेदन है वो अच्छी तरीके से पढ़ें, नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लें, उसमें क्या योग्यताएं मांगी गई हैं, क्या अर्हताएं मांगी गई हैं, और जब के लिए कहा जाए तब सारे जो प्रमाण पत्र वगैरह है वो समय से दे दीजिए। नहीं तो मेरा चैनल आप लोग लगातार देखते रहिए, वहां पर भी इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं कि किस भर्ती की क्या योग्यता है, किसकी लास्ट डेट क्या है। आपने देखा था पीसीएस मेंस के लिए अभी जब आवेदन मांगे गए थे तब कितने सारे विद्यार्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए। उनको पता भी नहीं है कि मेंस में कौन कौन से कागज जमा करने हैं, कब जमा करने हैं,
अगली जो सूचना है वो है आधार कार्ड की। अब आधार कार्ड में बार बार जन्मतिथि बदलने पर नियम किए गए हैं सख्त। अब एक ही पंजीकरण संख्या वाला जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो चूंकि आधार कार्ड में अगर डेट ऑफ बर्थ बदलनी होती तो लोग दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया करते थे और उसको लगा करके चेंज कर लेते थे। तो अब वही जन्म प्रमाण पत्र रहेगा और अब ये चीजें जल्दी नहीं हो पाएंगी। उसी को लेकर के यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि आधार कार्ड में बार बार जन्मतिथि बदलवा करके हेराफेरी करने वालों पर लगाम लगेगी। इसके लिए आधार में जन्मतिथि के बदलाव के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। आधार में जन्मतिथि बदलवाने के लिए अब वही विशेष जन्म पंजीकरण वाला संख्या वाला जन्म प्रमाण पत्र लगाना होगा जिसका इस्तेमाल पिछली बार किया गया हो। लेकिन आधार कार्ड ये जन्म का प्रमाण पत्र नहीं माना जाता है। जन्म का प्रमाण पत्र आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट ही होती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी 4 साल का बीए बीएड शुरू हो गया। उसको लेकर के भी आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। और इसमें अगर एडमिशन लेना है तो आपको CUET देना होगा। लिखा है कि राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के माध्यम से होगा। लिहाजा 2026 में कक्षा 12 की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों सहित सभी इच्छुक अभ्यर्थी इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए NTA के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। तो जो विद्यार्थी भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट कोर्स होगा। और हालांकि इसी तरीके का जो आवेदन है और चल रहे हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों से। आपने सुना होगा ITEP कोर्स, वो भी इसी तरीके का कोर्स है। इंटरमीडिएट के बाद में सीधे 4 साल का स्नातक और बीएड कोर्स, उसके लिए भी आवेदन 12 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं। थोड़ा सा अग्निवीर के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में नई भर्तियों के विज्ञापन देखेंगे। 1 साल बढ़ी अग्निवीर बनने की आयु सीमा, आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और सेना में अग्निवीर के अलावा भी अन्य पदों पर भर्तियां शुरू हो गई हैं। लिखा है अग्निवीर योजना के तहत अग्निवीर की भर्ती रैली के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा बदलाव किया है। युवाओं को अधिक अवसर देने के लिए सेना भर्ती मुख्यालय ने अग्निवीर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा को 1 वर्ष बढ़ा दिया है। ये देखिए लिखा है अब अधिकतम 22 वर्ष आयु के विद्यार्थी अग्निवीर बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए भर्ती के लिए आवेदकों की जन्मतिथि के माह में संशोधन किया गया है। इसका लाभ महिला मिलिट्री पुलिस में अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन करने वाली उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की युवतियों को भी मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने भर्ती कैलेंडर वर्ष 2027 के तहत अग्निवीर, महिला मिलिट्री पुलिस, नर्सिंग सहायक और सिपाही फार्मा के ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार से प्रारंभ कर दिए हैं। पात्र विद्यार्थी सेना की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर 1 अप्रैल तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा CEE 1 से लेकर के 15 जून तक प्रस्तावित है। और कुल मिलाकर के अगर आप लोग अग्निवीर बनना चाहते हैं तो पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद में एक कॉमन एग्जाम देना होगा, उसके बाद में फिर आगे जो फिजिकल दौड़ वगैरह जो भी चीजें हैं आगे होंगी। यहाँ पर सेना विभाग की कुछ अन्य भर्तियों के लिए भी जानकारी दी गई है कि अग्निवीर के अलावा सेना पूर्णकालिक सेवा वाली सैनिक तकनीकी नर्सिंग सहायक वेटनरी और सिपाही फार्मा के लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। सैनिक तकनीकी नर्सिंग सहायक वेटनरी के पदों के लिए न्यूनतम 17.5 और अधिकतम 23 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। आवेदकों की जन्मतिथि का आधार 1 जुलाई 2004 से लेकर के 1 जुलाई 2009 के बीच में होगा। सिपाही फार्मा के लिए न्यूनतम आयु 19 और अधिकतम आयु 25 वर्ष होगा। और वहीं पर अन्य भर्तियों को लेकर के भी यहाँ पर जानकारी दी गई है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं कुछ भर्तियां। बिहार पंचायती राज विभाग से 203 पदों पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी की भर्ती चल रही है जिसकी लास्ट डेट 10 मार्च है। और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर आदि की भर्ती आ गई है 143 पदों पर। इसकी लास्ट डेट भी 21 मार्च है। नीचे योग्यताएं वगैरह दी गई हैं, वेबसाइट दी गई है, आप लोग देख लीजिए। और शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से 90 पदों पर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर आदि की भर्ती है। वन अनुसंधान संस्थान में भी भर्ती है 52 पदों पर। बिहार लोक सेवा आयोग से 13 पदों पर भर्ती। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान से एक भर्ती आई है पुस्तकालय और सूचना सहायक की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी वेबसाइट है, यहाँ से आप लोगों को अधिक जानकारी मिल जाएगी। एक और भर्ती के बारे में नीचे जानकारी दी गई है। नियमित सेवा योजना विज्ञापन कुशीनगर से आया है। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय प्रधानाचार्य की तरफ से लिखा है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कुशीनगर के विभिन्न विशेषज्ञता के नियमित आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या इतना के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था। उक्त विज्ञापन में आवेदन प्राप्त करने की लास्ट डेट 13 फरवरी से बढ़ा करके 16 मार्च तक कर दी गई है। तो इच्छुक विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सेना में सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं ये भर्ती आई हुई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 100 पदों पर ये भर्ती हो रही है। चिकित्सा अधिकारी की भर्ती है, कुछ समय के लिए होती है सेना में। इनका इंटरव्यू मार्च 2026 में होगा दिल्ली में, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से एक भर्ती आ गई है, अलग अलग जिलों में आती रहती है। और ये संत कबीर नगर की वैकेंसी कक्षा 6 से 8 तक के लिए है। और यहाँ पर कौन कौन से पद हैं आप लोग देख सकते हैं। गणित की शिक्षिका के लिए पद, और ये पूर्णकालिक शिक्षिका है। यहाँ पर 2 प्रकार की भर्तियां होती हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक। संविदा वाली भर्ती है ये, और इसमें केवल महिलाएं ही आवेदन करती हैं। मिलेगा 25,410 रुपए प्रति महीना। यहाँ पर ये योग्यताएं लिखी हुई है। गणित की शिक्षक के पास क्या योग्यता होनी चाहिए, और पूर्णकालिक शिक्षक विज्ञान की शिक्षिका के पास क्या योग्यता होनी चाहिए,
भाषा की शिक्षिका के पास क्या योग्यता होनी चाहिए, ये देख सकते हैं आप लोग। और इसके लिए आप लोगों को अधिक जानकारी मिलेगी sknagar.nic.in वेबसाइट से। यहाँ से आप लोगों को डाउनलोड करना है एक प्रोफार्मा। डाउनलोड करने के बाद में उसको भर दीजिए, और भरने के बाद में ये देखिए लिखा हुआ है कि 2 मार्च तक आप लोग शाम को 5 बजे तक जिला कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी संत कबीर नगर यहाँ पर भेज दीजिए। और एकेडमिक अगर आपका अच्छा होगा तो आपका चयन इसमें हो जाए। उत्तर प्रदेश पर्यटन से भी यहाँ पर एक विज्ञप्ति जारी की गई है। 13 फरवरी डेट लिखी हुई है। व्यवस्थापक का पद है, यहाँ पर योग्यता लिखी गई है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। और मानदेय मिलेगा 45,000 रुपए प्रति महीने। योग्यता लिखा हुआ है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होटल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, फाइनेंस में स्नातक अगर आपने किया है और आपके पास 5 साल का अनुभव है, तभी आप लोग आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पर ये पूरा नीचे लिखा हुआ किस तरीके से आवेदन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ेगी राशि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा है। जो दिव्यांग हैं, वृद्ध हैं, विधवा है, ये जितने भी लोग हैं, इनकी पेंशन 1500 की बात यहाँ पर की गई है। इसको लेकर के बीजेपी ने पहले भी घोषणा की थी, और यहाँ लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सदन में यह घोषणा की कि सरकार निराश्रित महिला, वृद्ध और दिव्यांग जनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने जा रही है। और इस समय प्रदेश के ऐसे लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ है। 1 करोड़ यहाँ पर देख सकते हैं 6 लाख, और जिन्हें अभी 12,000 रुपए सालाना पेंशन मिलती है। मुख्यमंत्री विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बहुत जल्द बढ़ाने जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो फिर से कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।